नमस्कार। काशी की धरती से एक बार फिर आप सभी सुधी स्नेहिल दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ हमारे देश के नन्हे कदमों ने शिक्षा के अधिकार की धरती पर चलना सीखा और बात इतनी आगे बढ़ी कि मौजूदा सरकार की प्रेरणा से दीक्षित होकर निपुण भारत मिशन के पंख लगा करके अब उड़ना सीख रहे हैं। तो चलिए आज इसी विषय पर और विस्तार से जानकारी लेते हैं और हमारे साथ इस जानकारी को साझा करने के लिए हैं एसआरजी डॉक्टर कुंवर भगत सिंह। तो आपसे करवाते हैं उनकी मुलाकात। बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में आपका। नमस्ते। तो सबसे पहला सवाल वही कि निपुण भारत मिशन है क्या? निपुण भारत मिशन बच्चों के जो बुनियादी शिक्षा है उसके और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जब हम फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी की बात करते हैं, जो क्लास 1 to 3 की बात हम जब करते हैं, तो उसमें एक महत्वपूर्ण कदम है जी। अगर ये देखा जाए तो बच्चों को प्रायः देखा जाता है कि जो बच्चे बेसिक बुनियादी स्तर पर इन चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं, पढ़ना लिखना और बेसिक गणित अगर वो सीख लेते हैं तो निश्चित रूप से उनके फिर जो ड्रॉप आउट की समस्या आती थी पहले वो बहुत कम हो जाती है। तो निपुण भारत मिशन इसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है जी, जिसके माध्यम से बच्चों के सर्वांगीण विकास में बहुत ही लाभ मिल रहा है निश्चित तौर पे। लेकिन एक आम दर्शक हमारे ये जानना चाहते हैं कि निपुणता का जो पैमाना तय किया गया है कक्षावार, वो क्या है? जैसे ये माना जा रहा है कि कुछ कक्षा 1 में बच्चे 5 शब्द पढ़ ले, कुछ गिनतियों 9 तक गिनतियों को पढ़ ले। इस तरीके से कक्षा 2 में बच्चों का यहाँ पे जो पूरा क्लास 1 to 3 है उसमें समझ है जी, जहाँ समझ के साथ अध्ययन करना। जैसे कोई चीज़ पढ़ लेना और पढ़ करके एक रट्टा मार के पढ़ना, और एक होता है समझ के साथ पढ़ना। जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो समझ भी रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है जी। तो कक्षा 1 से लेकर 3 तक जो सबसे अधिक जोर दिया गया है वो समझ के साथ पढ़ना है, चाहे वो गणित हो चाहे वो भाषा हो। क्योंकि एक बार भाषा और गणित अगर बच्चों का समझ के साथ आ गया तो उसी से जुड़े हुए सारे विषय होते हैं जी। तो निश्चित रूप से बच्चे उस पर अच्छा कार्य कर लेते हैं, आगे की तरफ बढ़ते धीरे धीरे जी। यानी अंकों का सही सही ज्ञान, जोड़ घटाना और साथ ही साथ शब्द पहचान के साथ साथ पूरे वाक्य को पढ़ना 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को ये पूरी तरह से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आगे जा कर के उन्हें कोई असुविधा ना हो। पहले यही कुछ समस्याएं आती थी कि बच्चे पास होकर के 5 के बाद जब जाते थे 6 to 8 में, वहाँ पता चलता था कि जब विषय उनके विस्तृत हो गए हैं तो पहले तो उन्हें पढ़ना ही ठीक से नहीं आता था। सबसे बड़ी दिक्कत आती थी कि पढ़ना और समझ के साथ, जो मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, समझ के साथ पढ़ना। और समझ के साथ न पढ़ पाने के कारण बच्चे उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते थे कि आखिर इस जैसे वार्षिक प्रश्न है गणित के, 1 रुपए में 5 आम तो 5 आम का दाम, अगर वो समझेगा नहीं तो बता नहीं पाएगा। लेकिन जिस दिन वो समझ जाएगा तो वो आसानी से बता लेगा। उसी तरीके से चाहे हिंदी से गणित की तरफ जाना हो, हिंदी से विज्ञान की तरफ जाना हो, इतिहास की तरफ जाना हो, जब बच्चा उन चीज़ों को समझ लेगा तो आसानी से उनको ग्रहण कर लेगा जी, और उसको रुचि आने लगेगी फिर जी। तो पूरा एक सिस्टम इसके लिए बनाया गया है कि निपुण भारत मिशन के जो लक्ष्य को हम हासिल कर सकें। तो इस सिस्टम की जो कड़ियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? जैसे प्रदेश स्तर पर हम देखें उत्तर प्रदेश को, तो हमारे यहाँ जो शिक्षकों को सहयोग तो मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, साथ में हमारी मॉनिटरिंग सिस्टम जो है, पूरा हमारा जो उत्तर प्रदेश परियोजना का जो कार्यालय है वो मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत बढ़िया से डेवलप हुआ है, जिसमें कि प्रत्येक एसआरजी और एआरपी, अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में प्रत्येक जिले से 3 एसआरजी और प्रत्येक जिले के हर ब्लॉक से विषयवार 5 एआरपी, जिसमें मुख्यतः हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, इन 5 विषयों के विषयवार एआरपी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन नियुक्त किए गए हैं। उनका काम है विद्यालयों में जाकर के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना जी, न कि निरीक्षण करना जी, बल्कि सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना। एक शिक्षक जैसे अपने रोल होते हैं उनके हिसाब से, उसके लिए हमारा ऐप है, सपोर्टिव सुपरविजन का एक ऐप है, उसी ऐप पर हम सारी सूचनाओं को अंकित करते हैं जी। और क्या क्या सपोर्टिव सिस्टम है अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें तो जी? जैसे सपोर्टिव सुपरविजन ही अगर हम पहले देखें उसको, अगर उसको हम देखते हैं तो एक मैं अपने खुद को देखता हूँ एसआरजी के रूप में जी, तो हमारा एक प्लान है
और उस प्लान में करते क्या है हम कि अगर जैसे बनारस जनपद के 1200 विद्यालय हैं तो हमें जाना है, तो उन विद्यालयों में हम कैसे जाएंगे, क्या क्या करना है, इनके बारे में पूरी योजना हमारे दिमाग में चलती रहती है जी। सपोर्टिव सुपरविजन, मुझे किसी ब्लॉक के किसी विद्यालय पे जाना है तो हम एक दिन पूर्व जो है जी पहले ये देखते हैं कि हमारे कौन कौन से विद्यालय आ चुके हैं, कौन कौन से विद्यालय हमें जाना है। और प्रयास ये होता है कि जो विद्यालय संघर्षशील हों, जो पिछले महीने के डेटा हमें मिला रहता है उसमें हम जाने का प्रयास करते हैं। तो उनके इंचार्ज या हेडमास्टर जो भी होते हैं उनसे बातचीत किया जाता है कि मैं सर कल आपके विद्यालय पे आना चाहता हूँ जी। उनकी सहमति के बाद मैं उनके विद्यालय पे जाता हूँ। वहाँ पे जा करके हमारे जो ऐप है उस ऐप को ऑन करके, वो ऐप जो है जियो लोकेशन से है, उस विद्यालय कैंपस में पहुँचने पर ही वो ऐप खुलेगा। और उसके बाद 2 घंटे सपोर्टिव सुपरविजन के काम में अलग अलग स्टेप्स उसके हैं। तो ये शुरुआत इस तरीके से होता है जी। और जो स्टेप आप लोग तय करते हैं उसमें जो शिक्षक की भूमिका होती है, उसके साथ साथ जो आपका सुपरविज़न होता है, वहाँ पे क्या कुछ अभी तक का निष्कर्ष निकला जब आप स्कूलों का जब जाते हैं पर्यवेक्षण करने के लिए, तो बच्चों में क्या सुधार देखा अभी तक? जैसा आपने स्टेप की बात की जी। अगर हम 4 स्टेप की बात करें तो 40-20 का हमारा स्टेप है जी। इसमें पहले 40 में हम क्या करते हैं, हम जैसे विद्यालय पहुँचे, SRG RP दोनों के लिए है, डाइट मेंटर के लिए भी है वो। हम विद्यालय पहुंचते ही हम हेडमास्टर से अपना ऐप ऑन किए, हेडमास्टर से सामान्य जानकारी लिए और सामान्य जानकारी के बाद मैंने उनसे कहा कि सर मैं एक कक्ष जो हमारे उसमें है कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो भी है, अगर वो कंपोजिट विद्यालय है, प्राइमरी है तो कक्षा 1 से 5 तक और उच्च प्राथमिक है तो कक्षा 6 से 8 तक जी। तो उनसे ये कहा गया कि सर मैं आपके इस क्लास को देखना चाहता हूँ, कौन पढ़ा रहा है सर। प्रयास ये रहता है कि उस क्लास में जो नियमित शिक्षक हो वही शिक्षण कार्य कर रहा हो। तो उस क्लास में पहुँचे और हमारा उस दौरान ये प्रयास रहता है, जो हमारी गाइडलाइन है, उस दौरान हम पीछे बैठेंगे जी आधे घंटे और शिक्षक को बिना डिस्टर्ब किए हम आधे घंटे शांति से बैठेंगे। अगर बच्चे दरी पे हैं तो हम भी पीछे दरी बैठेंगे जी। अगर बच्चे टेबल कुर्सी पे हैं, हालांकि अब तो टेबल कुर्सी हर विद्यालय पे आ चुका है, तो हम पीछे एक चेयर लेकर के बैठेंगे आराम से। और शिक्षक जो भी काम आधे घंटे में, क्योंकि 2 मिनट 1 मिनट में कुछ चीज़ नहीं देखी जा सकती है, आधे घंटे जो शिक्षक कार्य करता है उसको हम देखते हैं। तो जो हमारा पहला 40 मिनट है वो यही है जी। उसके बाद जो अगला 20 मिनट हमारा है, हमारे पास एक निपुण प्लस ऐप है जी, जो हमारे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा तैयार किया गया है, बेसिक शिक्षा द्वारा। उस निपुण प्लस ऐप के माध्यम से हम उसी क्लास का, जिस क्लास का हमने अनुसरण किया देखा, उसी क्लास के 5 रैंडमली किसी तरीके से बच्चों को सेलेक्ट किया और बताया कि ये बच्चे हम चाहे रजिस्टर सेलेक्ट कर लें, चाहे बच्चों के हाव भाव के आधार पर सेलेक्ट कर लें। किसी 5 बच्चों का हमने निपुण प्लस ऐप पर बिना किसी सपोर्ट के उनके सामने ऐप रख दिया, क्वेश्चंस बढ़ाते गए। वो अपना, बहुत से बच्चे आज इतने यूज टू हो चुके हैं, जो आपने कहा प्रभाव क्या पड़ रहा है, बच्चे इतने यूज टू हो चुके हैं कि फटाफट अपने से क्वेश्चंस आगे बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं। ये एक सकारात्मक चीज़ें देखने को मिल रही है। बच्चे हमारे जो बेसिक शिक्षा सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो ऐप का धड़ाधड़ प्रयोग कर रहे हैं। तो उनका 5 असेसमेंट होता है, इसमें करीब 20 मिनट लगता है, 20 से 22 मिनट लगता है। तो दूसरा 20 मिनट जो हमारा है वो ये है। फिर अगला जो 40 हमारा है, उसमें हम जिस शिक्षक का क्लास देखें जी, उनसे पहले खुद पूछते हैं, क्योंकि हमारा काम सपोर्ट करना है जी। उनकी पहले अच्छाइयों को बताते हैं कि आपके क्लास में ये चीज़ें अच्छी लगी, हमें ये चीज़ें अच्छी लगी, इसको और बेटर किया जा सकता है। तो हो सकता है बहुत सी चीज़ें उनके दिमाग से खुद आ जाए जी, कि सर उस समय थोड़ा सा घबरा गए थे, या उस समय ये नहीं कर पाए, हम ये कर लेते तो और अच्छा हो जाता जी। तो जो हम बोलना चाहते हैं, जो हम सजेशन देना चाहते हैं, हो सकता है उनसे खुद उनके दिमाग में चल रहा हो जी। नहीं आ पाता तो जो कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं उनको हमको शेयर करना होता है। और आवश्यकता अनुसार फिर डेमो क्लास ये प्रयास करते हैं कि उस क्लास में न किया जाए, क्योंकि शिक्षक उसी क्लास को पढ़ा रहा है, उसी क्लास में हम जा करके कहें कि नहीं डेमो हम दे रहे हैं, तो ये लगेगा कि शिक्षक इन्फैक्ट कॉम्प्लेक्स ना फील करे। तो किसी दूसरी क्लास में कि मैडम या सर इसको इस तरीके से अगर किया गया होता तो शायद, तो वो खुद कहते हैं कि नहीं ये तो और तरीका और अच्छा है, जिसमें बच्चों को जोड़ करके पढ़ाया जाए, शिक्षण किया जाए। और जो लास्ट 20 मिनट होता है, 40-20 का जी, जो लास्ट 20 मिनट होता है, उस 20 मिनट में हम ये प्रयास करते हैं कि हेडमास्टर और सभी शिक्षकों के साथ जी एक
क्या योजना है, काम हो रहा है कि नहीं। उसी दौरान हम उनके शिक्षक डायरी पर उनकी जो शिक्षक संदर्शिका है, निपुण तालिका भरी जा रही है कि नहीं, उसके साथ कार्य हो रहा है कि नहीं, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, ये सब जितने भी चीज़ें हमारी हैं उनका उपयोग हो रहा है कि नहीं जी। ये सारा चीज़ उसी दौरान हम देखते हैं जी। और अगर कुछ हमें लगता है कि गैप्स हैं तो उन गैप्स को हम सभी शिक्षकों के साथ बैठ करके आपस में एक सहयोग बना करके फुलफिल करने का प्रयास करते हैं जी। बिल्कुल। और संदर्शिका की जो आपने बात करी जो है, तो इसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि ये संदर्शिका का क्या उपयोग है, ये कैसे सहायक है। हाँ, संदर्शिका देखिए, जैसे अभी हम कक्षा 1, 2, 3 की हमारी संदर्शिका हमारी आती है, उसमें क्या है कि जैसे आज हमें क्या पढ़ाना है, आज हमें कौन से चीज़ों पे काम करना है, हमारा हिंदी में क्या मौखिक भाषा विकास किस तरीके से हो सकता है जी, किस तरीके से हम डिकोडिंग पे काम करेंगे, किस तरीके से बच्चों के पठन पे काम करेंगे, किस तरीके से लेखन पे काम करेंगे, एक स्ट्रक्चर पेडागॉजी में वो दिया रहता है। उसका ये फ़ायदा होता है, शिक्षक चाहे तो उससे अच्छा अगर उसके पास दिमाग में हो, ये भी कहीं संदर्शिका नहीं को रोकता है कि नहीं वही चीज़ पढ़ा के आप पढ़ाइए, लेकिन एक शिक्षक को पूरी की पूरी गाइडलाइन उसमें मिली रहती है जी। उसका फ़ायदा ये होता है कि शिक्षक हमें, जैसे हम आमतौर पे ये देखते हैं कि बच्चे मौखिक भाषा में थोड़ा सा हिचकते हैं, आज उसका लाभ ये मिल रहा है, पिछले 5-6 साल से हम लोग देख रहे हैं कि उसका लाभ ये मिल रहा है, बच्चे अपनी बातों को एकदम निसंकोच बिना किसी भय के शिक्षक तक अपनी बातों को कहते हैं जी। और ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में होने के कारण हमें कितना देर मौखिक भाषा, जैसे एक संतुलित पद्धति है, जैसे पहले होता था कि नहीं हमें ये पहले रटवा दिया जाए, ये कर दिया जाए, और इसमें क्या है कि मौखिक भाषा विकास पे भी काम हो रहा है, कहानी बच्चे बना रहे हैं, कहानी पे भी काम हो रहा है। अगर बच्चे उसमें पढ़ना, अगर छोटा बच्चा है तो चित्र भी बना रहा है उस कहानी के आधार पर, तो वो भी लेखन का कार्य हो रहा है। तो एक स्ट्रक्चर पेडागॉजी के माध्यम से ये कार्य हमें ये संदर्शिका मुहैया कराता है, जिसके आधार पर हमें काम में, शिक्षक के काम में काफ़ी आसानी होती है। और जो शिक्षकों का फीडबैक है वो संदर्शिका को लेकर काफ़ी सकारात्मक है जी। बिल्कुल। और इसके साथ साथ अगर शिक्षकों को और स्किल करना है अपने आप को, तो क्या इसके लिए कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म या इसके लिए कोई सहायक उपयोगी पुस्तकें हैं जी? निश्चित रूप से हमारे पास दीक्षा है जी। हमारे पास तमाम NGOs के तमाम चीज़ों के दीक्षा पे हमारे इस पे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सामग्री उपलब्ध है, जिस पे शिक्षक देख रहे हैं, वीडियोस है, सब कुछ है। हमारे पास हमारे विभाग के शिक्षकों द्वारा किए गए कार्यों के वीडियोस हैं, तो काफ़ी कुछ है जिसपे कि शिक्षक हमारे पर लगातार समय समय प्रशिक्षण होते रहते हैं, जो शिक्षक को इंदिष्ट करते हैं कि आज हम इन चीज़ों को कैसे जानी। तो निश्चित रूप से उससे शिक्षक लाभान्वित हो रहा है, क्योंकि जो फीडबैक मिल रहा है वो पढ़ाने के तरीकों में उनके परिवर्तन एक देखने को मिल रहा है। आज के 5 साल पहले जो तरीके थे, वही लिखा की किताब खोले, पढ़ाना शुरू कर दिए, बच्चे लिख रहे हैं, या श्यामपट्ट पे गए, श्यामपट्ट पर कुछ चीज़ों को नोट कर दिया, नोट डाउन किया, बच्चे उतार रहे हैं, वो चीज़ों में परिवर्तन दिख रहा है। आज शिक्षक बच्चों के बीच में बैठ करके, आज शिक्षक बच्चों के माध्यम से जो हमारा काम है, हमारा काम सुगमकर्ता के रूप में एक है, जिसमें कि बच्चों को अधिक से अधिक अवसर देना, हम केवल गाइड के रूप में उनको गाइड करते रहें, वो आज दिख रहा है कक्षों में जी। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो नई शिक्षा नीति की अगर हम बात करें जो है, तो बच्चों के कौशलात्मक विकास के बारे में भी चर्चा की गई है, और बेसिक एजुकेशन के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, नन्हे बच्चों को भी उसमें जोड़ा गया है। निश्चित रूप से आज हमारी कक्षा 1, 2, 3 की जो पुस्तकें हैं वो NCERT आधारित हो गई हैं, और आप वर्कबुक देखेंगे हमारे जी, तो बच्चों को तर्क करने, बच्चों को चिंतन करने, बच्चों को सोचने पर वो मजबूर करता है जी। एक उदाहरण अगर हम दें तो कितने पैर, बच्चा ये सोचता है कितने पैर हो सकते हैं, कक्षा 3 के कितने पैर, तो बच्चा ये सोचता है कितने पैर हो सकते हैं जी। लेकिन जब वो देखता कर 2 पैर बोलेगा, 4 पैर बोलेगा, 6 पैर बोलेगा, 10 पैर बोलेगा, लेकिन कनखजूरा जब आता है बीच में तो उसके कितने पैर हो सकते हैं, वो कल्पना बच्चे करते हैं, इतने पैर हो सकते हैं। और बच्चा जब उस कल्पना को करता है, कल्पना को उतारता है, तो निश्चित रूप से बच्चे की जो एक सीखने की जो एक पेस होता है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलता है जी। जो ऑपरेशन कायाकल्प है जी, जो स्वरूप बदला है विद्यालयों का, आज हर गार्जियन चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी सुविधाएं मिलें। आज स्मार्ट क्लास है, हर प्राथमिक शिक्षा में हम लोगों 20 साल से हैं, कभी सोचा नहीं था कि विद्यालयों में स्मार्ट क्लास मिलेगा। आज बच्चे स्मार्ट क्लास ऑपरेट कर रहे हैं जी, अपने से पूरा देख रहे हैं, बच्चे डेस्क टेबल बैठ रहे हुए हैं, गार्जियन आता है तो उसको पूरी परिवेश बदली लग रही है। निश्चित
पीटीएम के माध्यम से, गार्जियन को सक्रिय करने के माध्यम से तमाम चीज़ें ऐसी हुई हैं जो आज बच्चों को विद्यालय की तरफ आकर्षित कर रही हैं, बच्चों की उपस्थिति बढ़ रही हैं जी। जो फर्जी एडमिशन होते थे लगभग बंद हो चुके हैं। एक्चुअल एडमिशन है और बच्चों के 80% प्लस की उपस्थिति है। उसका बहुत बड़ा कारण है ऑपरेशन कायाकल्प और सरकार से जो सुविधाएं मिल रही हैं वो बच्चों तक पहुंच रही हैं, ये बहुत बड़ा कारण है। निश्चित तौर पे तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और आप सभी तक इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई और आशा करते हैं कि कुछ ऐसी ही नई जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।